नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं राजनीति को, अर्थशास्त्र को, जिसे हम हमारी पुरातन सभ्यता के हिसाब से अर्थशास्त्र कहते हैं और आजकल उसका नया शब्द है राजनीति। राजनीति का मतलब शासन करना। अब सिर्फ शासन ही हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, हमारा कॉन्सेप्ट इससे एकदम इतर रहा है। अर्थशास्त्र का जहां सवाल आता है उसमें सब कुछ शामिल है। राज चलाने से लेकर प्रजा पालन तक का सारा एक कॉन्सेप्ट है। उसमें अध्यात्म से लगाकर संस्कृति, कल्चर, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सेना भी जुड़ी हुई है, जासूसी भी जुड़ी हुई है, हमारे रण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं और हमारी कूटनीति भी जुड़ी हुई है। आजकल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो एक इस तरह की परंपरा बन गई है कि वोट लेने हैं, भाषण देने हैं, मजमे इकट्ठे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, प्रदर्शन करने हैं और इसके बाद वोटों में जीत हासिल करनी है और सरकार में बैठ जाना है। और 5 साल तक के लिए, जिसे हम राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, वो अपने एडजस्टमेंट्स करते हुए 5 साल पूरे कर लेते हैं और 5 साल के बाद फिर आपके पास आ जाते हैं। इसमें दीर्घकालीन जो योजनाएं हैं वो कई बार बाधित होती हैं और नेताओं के भी जो छलावेपूर्ण, कपटपूर्ण या नौटंकीपूर्ण या जिसको आप कह सकते हैं कि गिमिक करने वाले जो रूप हैं वो भी सामने आते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जितना काम करना है उतना कर लीजिए। कई नेता ऐसे भी आपको मिलेंगे जो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को राजी रखते हैं, उनके लिए कुछ भी करना पड़े वहीं तक सीमित रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह की भी राजनीति हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन इसको चूंकि ये राजनीति का जो मौजूदा स्वरूप है ये हमने पकड़ा है पाश्चात्य संस्कृति से, पाश्चात्य नव जो रेनेसांस से हुआ उसके हिसाब से, न्यू रेनेसांस जिसको कहते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, नेशन स्टेट की थ्योरी भी कहते हैं। तो ये नेशन स्टेट की जो थ्योरी है इसके हिसाब से हम पॉलिटिक्स करते हैं और यही पॉलिटिक्स आजकल लगभग विश्व के अधिकांश देशों में देखने को मिलती है। चुनाव इसका एक बेस रह गया है। इसलिए हम आपके समक्ष हर सप्ताह ये प्रोग्राम इसलिए भी लेकर आते हैं कि क्या मौजूदा जो राजनीति का स्वरूप है, जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, वो हमारी जो पुरातन पॉलिटी थी जिसको हम नीति कहते हैं उसके हिसाब से कब तक हो पाएगी। और इसके लिए हम ये जागरूकता के लिए भी आपके समक्ष प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप इंजीनियर बने, बेसिकली इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, एमबीए करें, एमबीबीएस करें और अच्छे से अच्छे एजुकेशन में जाएं, प्रोफेशनल डिग्रीज लें, लेकिन केवल वहीं तक महदूद न रह जाएं, वहीं तक सीमित न रह जाएं। हमारे देश को चलाने के लिए किस तरह की नीति चाहिए, किस तरह की हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मामला रहा है, हमारा क्या फ्यूचर होना चाहिए, कहां हम जाना चाहते हैं, भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप भी जो मेधावी छात्र हैं उनको भी महज केवल डिग्री लेकर कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करके और कुछ करोड़ों रुपए कमाकर अपनी जिंदगी, आराम की, ऐश की जिंदगी बनाने में ही जो सपने देख रहे हैं, उनको भी राजनीति की तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए। क्योंकि फिर आप पर जो शासन करेगा वो व्यक्ति उन सब चीजों से नावाकिफ होगा, अनभिज्ञ होगा। इसलिए फिर वो राजनीति आपको जैसी मिल रही है वैसी मिलेगी। इसलिए हमारा आपसे भी आग्रह है और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो पीएससी के एग्जाम्स देते हैं, जो बाद में आपके अधिकारी बनकर आते हैं और जो सामंत बन जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को संभालते हैं, तो ये इस तरह की जो राजनीति करने वाले नेता हैं और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही आप पर शासन करेंगे। इसलिए जो मेधावी जो छात्र हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी अब राजनीति की तरफ आना चाहिए। कुछ लोग आए हैं और बेशक उनका काम भी अच्छा है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली उनको उतना सोच नहीं है उनका, क्योंकि वो शुरुआत में उस तरफ ध्यान नहीं देते और बाद में धनबल के हिसाब से समझ लीजिए या कि अपनी पोस्ट के हिसाब से या मल्टीनेशनल के कंपनी के किसी अनुभव के हिसाब से वो सरकार में घुस जाते हैं और वहां से फिर वो पदवद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। ये पैचवर्क है असल में। सड़क उधड़ी पड़ी हुई रहती है, आपने देखा होगा, सड़क पे पैचवर्क कर जाते हैं सरकारी लोग, उससे सड़क ठीक नहीं रहती है। सड़क का फिर पूरी तरह से निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से हमारा राजनीतिक सेटअप है, राजनीतिक सिस्टम है, इसको हम पूरी तरह से इसका निर्माण करें, पैचवर्क ना करें। तो इस तरह से हम आपके समक्ष ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और ये प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारे, उनको 6 दशक का, 60 सालों का एक्टिव पॉलिटिक्स का अनुभव है। पूर्व मंत्री हैं, राजनीति में चाणक्य कहलाते हैं। चंद्रराज सिंह भी हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और चंद्रराज जी को इनवाइट करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो
चूंकि आपने सब तरह की राजनीति देखी है, एक पार्टी के शासन वाली भी देखी है, गठजोड़ वाली भी देखी है, और गठबंधन की राजनीति के आप मास्टर भी माने जाते हैं। अभी जो बिहार में कुछ हुआ है, जो बिहार में राजनीतिक डेवलपमेंट्स दिखाई दिए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा हमारा इसी में सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि क्या विपक्ष, कांग्रेस सहित पूरे देश का विपक्ष जो है, वो नीतीश कुमार के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने कोई भीष्म पिता में लाकर खड़ा करना चाहता है? हाँ सुभाष जी, जी आपने मेरे से पूछा है नीतीश जी के बारे में, यानी जनता दल यू की वर्तमान सरकार के बारे में, यानी अभी नीतीश जी ने जो दल बदल किया उसके बारे में। मैं आपसे बताऊं, मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था जब शरद यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इंसिडेंटली समझो या कोइंसिडेंटली समझो, तब मैं गुजरात का प्रभारी भी था, और मैं जब गुजरात का प्रभारी था, उन दिनों नीतीश कुमार जी अपना मुंह चौगुना खोल खोल कर मोदी की आलोचना किया करते थे। ये नीतीश कुमार ही था जिसने ये आरोप लगाया था कि मैं मोदी का विरोध इसलिए करता हूं कि मोदी टोपी नहीं पहनते हैं। उस समय चुनाव आने वाले थे, मोदी को मुस्लिम परस्त राजनीति पसंद आ रही थी, और मोदी चूंकि सनातन धर्म के और हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक थे, उनका विरोध करना उनका स्वभाव था। तब मैं गुजरात में था, मैं करीबन 3 साल गुजरात में जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव रहा। उन दिनों जनता दल यू के अंदर शरद यादव ने मुझे नियुक्त किया था। तभी से शरद यादव के प्रति नीतीश जी की भावनाएं गड़बड़ाने लग गई थी। और मैंने शरद जी को कहा था कि आपके साथ धोखा होगा। जब नीतीश कुमार ने मोदी का इतना कड़ा विरोध किया, तब मैंने एक प्रश्न पूछा कि आप मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, इसलिए मेरा समर्थन तो आपको है ही, और नीतीश जी बार बार आप ये कहते हो कि मोदी टोपी क्यों नहीं पहनता है, तो कृपया मुझे बताओ, आप मुख्यमंत्री के नाते गुलाम नबी से ये क्यों नहीं पूछते हो कि वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता है? इस एक प्रश्न का जवाब देना मोदी जी के लिए असंभव था। ये खूब चला अखबारों में, चैनलों में चला, बहुत चला। मुझे कई प्रकार की धमकी आई कि नीतीश जी आपको नापसंद करते, मैं करे, मेरे को नापसंद करे जरूरी नहीं है, मेरी बात को पसंद करना चाहिए। और मेरी बात दमदार थी। मैंने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार वन साइडेड चल रहे हैं। ये मोदी का विरोध उनका व्यक्तिगत विरोध है, तथ्यों पर आधारित विरोध नहीं है। और तब मैंने सर जी को कहा था कि अगर अभी भी आप नीतीश जी के साथ चिपके हुए रहोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, जो कालांतर में हुआ, और शरद जी कहीं के नहीं रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश जी ने इस बार फिर पट्टी खा दी। नीतीश जी पट्टी खाने के मास्टर है। वो जिस ढंग से रंग बदलते हैं, मेरा दावा है कि क्रिकेट भी उस ढंग से रंग नहीं बदल सकता। बात करते करते कहा तो वो भाजपा के और मोदी जी के जबरदस्त विरोधी, और वक्त आया गोली की मदद से सरकार में बैठ गए, सिद्धांतों की तो हत्या कर दी, अपने खुद के भाषणों पर पाबंदी लगा दी, जो बोले उसको वापस ले लिया, शब्दों को निकल गए, वाक्यों को निकल गए, भावना को निकल गए, और दम भरते भरते शरद जी को लात मारकर भाजपा के साथ सरकार बना ली और शरद जी बाहर हो गए। ये कोई चरित्र की बात तो नहीं है, ये प्रशंसा की बात नहीं, मगर ऐसा हुआ, जो हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। ठाठ से काम चलाया, 3 साल तक राज भोग किया, राज का उपयोग किया, सत्ता में भाजपा के समर्थक बन के बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब उसके बाद में वक्त आने लगा जब लगा कि नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी उनके इशारे पर चलने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व सनातन को छोड़ेगी नहीं, तो कुर्मी और मुसलमान वोटों की ताकत के भरोसे उन्होंने फिर एक उल्टी मार ली, और उल्टी मार करके इस बार अपने जन्मजात विरोधी लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये तो नीतीश जी थे जो लालू के सबसे बड़े आलोचक थे, जो लालू को समझते ही नहीं थे, और आज लालू की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे भी नीतीश जी का बहुत बड़ा रोल है। इसके बावजूद उन्होंने
नीतीश के पुत्र की सरकार में मुख्यमंत्री बनना तय कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं उसको आप गंभीरता से सोचें। यह सरकार तेजस्वी की सरकार है। इस तेजस्वी सरकार के मनोनीत मुख्यमंत्री नीतीश जी है। ये नीतीश जी की सरकार नहीं है। नीतीश जी के तो 45 मात्र विधायक है, बाकी सब तो तेजस्वी के दिए हुए। जब तेजस्वी ने यह बात समझौता किया तब एक घोषणा आई कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और गृह मंत्रालय उन्हें मिलेगा, उसमें भी धोखा हो गया। गृह मंत्रालय कहां मिला ही नहीं। यानी कहने का अर्थ ये है कि नीतीश कुमार जी अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सिद्धांत सही किसी भी राजनीतिक पार्टी की पीठ पे खंजर भोंक सकते हैं, उनमें ये महारत है। अब यह सरकार कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तेजस्वी को जरा भी गले लगा लिया होता तो ये सरकार नहीं बदलती। जो होना था वो हो गया। पहली बार अमित शाह की राजनीति मार खा गई और नीतीश जी राजनीति जीत गई, पर यह जीत क्षणिक है। मैं इसको लंबा नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन भाजपा अपना प्लान करेगी और भाजपा ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी तब क्या होगा। भाजपा ही तेजस्वी के 10-12 एमएलए अगर आज घट जाते हैं 243 में से, भाजपा के 15 एमएलए छोड़ देते हैं इसमें तो 114 का जो है उसके पास एक और काम भी हो सकता है। इसमें आप राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। तेजस्वी के बारे में जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो अहम जो डिपार्टमेंट थे वो तेजस्वी के लोगों को नहीं दिए हैं, फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, ये नीतीश कुमार ने खुद के पास रखे हैं। ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड का टूटना भी लगभग तय हो सकता है। नीतीश कुमार इस की जो पार्टी है उसको तेजस्वी तोड़ भी सकता है। सुभाष जी, इसकी जरूरत क्या है? मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। अभी 79 तो है तेजस्वी के अपने विधायक, 16 कांग्रेस उनके साथ। आप देखो मजेदार बात, सोनिया जी ने नीतीश को बधाई नहीं दी है, क्योंकि उनको लगा कि राहुल को जो राष्ट्रीय नेतृत्व देना चाहते हैं उसको नीतीश कुमार चुनौती बनने का प्रयास करेंगे। और 12 और है इनके पास, 114 तो पक्के हैं तेजस्वी के अकेले के पास। आज तेजस्वी ये तय कर ले और भाजपा तय कर ले और भाजपा केवल अपने 15 विधायकों को इस्तीफा दे दे, हटा दे या पार्टी के कॉम्पिटिशन से निकाल दे तो 243 की जगह 228 हो जाएगा बहुमत, तो 114 का बहुमत होगा और वो तेजस्वी के अकेले के पास है। तेजस्वी वजन को कब तक ढोएंगे? नीतीश के वोट को कब तक ढोएंगे? तेजस्वी स्वयं मुख्यमंत्री बनने के काबिल है और उनका बनना मुझे दूर पास नजदीक में बहुत बहुत संभव नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यंग आदमी है, जनरेटिव आदमी है, डायनेमिक आदमी है, बहुमत उसके साथ है, कांग्रेस का आशीर्वाद उसके साथ है, 79 उसके खुद के है, 14 आदमी दूसरे भी उसके साथ है, सब मिलाकर के 113-14 तो अकेले उसके पास है। नीतीश के पास तो 45 है, 45 तो बहुमत नहीं बनता है। अगर इनको तेजस्वी तय कर रहे कि नहीं मुझे तो अकेले कोई सरकार बनानी है और भाजपा मौन स्वीकृति दे तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो नीतीश जी ने किया है ये ज्यादा दिन तक सफल रहेगा, इस पर मुझे संदेह है। अब जहां तक योग्यता का सवाल है, नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि मैं प्रांत में मुख्यमंत्री रहा हूं, इतने वर्ष रहा हूं, मुझे अनुभव है, तो दूसरे आदमी के अनुभव का चुनौती इसलिए नहीं दे सकते कि उसको मौका ही नहीं मिला है। मौका मिलेगा जब देखेंगे। एक समय था जब यादव रेल मंत्री थे तो इंग्लैंड के अंदर रेल मंत्रालय को शिक्षा के लिए लालू प्रसाद को श्रेष्ठ मुख्यमंत्री और रेल मंत्री कहा गया था। योग्यता के अवसर पर मिलता है तब आदमी अपनी योग्यता तय करता है। जब किसी आदमी को योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं मिले तो क्या करेगा? तो जब यह झगड़ा चला तब मैंने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव होते हुए भी खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। मैं नहीं मानता कि नीतीश जी सही है। बार बार नीतीश जी मोदी पर आक्रमण करते हैं तो मैंने पूछा था, जवाब दो नीतीश जी, आपकी किस तरफ लॉयल्टी है? केवल मोदी की आलोचना करने से आप नेता नहीं बन जाओगे। और उस समय मुझे को नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, नीतीश जी को सबक देना बहुत जरूरी। और मैंने मोदी जी की बात मानी, मोदी जी के आदेश का पालन किया और नीतीश के विरोध किया, जो जागरण के प्रथम पृष्ठ पर खूब छपा और 7 चैनल ने उसको 7 दिन तक दिखाया। मैं सही था,
मगर मोदी जी बाद में उस बात को भूल गए और उस मूल्यांकन का प्रतिदान नहीं मिला। पर उसकी मुझे चिंता नहीं है कि मैं सैद्धांतिक राजनीति के अंदर प्रतिदान को महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं आज भी याद दिला दूं, मोदी जी आपको याद हो तो आप ही ने मुझे फोन किया था कि आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि तब नीतीश के खिलाफ बोलने वाला पूरे देश के जनता दल में मैं अकेला आदमी था। तब शरद जी ने मुझे बुला करके कहा, चंद्रराज जी आप जदयू में रहते हुए नीतीश की आलोचना क्यों करते हो? तब मैंने कहा, शरद जी मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं, एक दिन आप मानोगे आपके हित में है। उसके कुछ ही दिनों बाद जब शरद यादव जी पटना गए, उसके अंदर जब ये फैसला किया गया कि नीतीश जी एनडीए में जाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, तब मैंने कहा था, शरद जी आप बहुत भूले हो, बड़े गंभीर तो हो, पुराने भी हो, मगर आप बहुत सीधे आदमी हो, आप इस चाल को नहीं समझे। तब एक दूसरे जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ केसी त्यागी भी थे, उन्होंने भी नीतीश का सहारा लिया, बदले में राज्यसभा मिल गई, चलता रहता है। मैं सौदेबाजी नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुखपाल जी, क्या ये गलत फैसला नहीं था? क्या शरद यादव को उस समय एनडीए में जाते हुए नीतीश का साथ देना चाहिए था? क्योंकि वो तो एनडीए के कन्वीनर थे। अगर शरद जी चाहते तो उस समय जनता दल यू को छोड़कर नीतीश के साथ और जेडीयू के एनडीए के कन्वीनर बने रहते तो आज नीतीश का कद कुछ और होता। नीतीश ने विश्वास किया और धोखा खाया। सॉरी, शरद जी ने विश्वास किया और धोखा खाया, और धोखा देना तो प्रवृत्ति है। ये कितनी बार बदल गए। दल बदल करना तो नीतीश जी के अंदर गुण है, मैं इसको अवगुण नहीं मानता। राजनीति है, कलयुग का गुण है, कलयुग में राजनीति में अवगुण भी गुण होते हैं, इसलिए गुण मान लिया जाएगा। अब जब यह परिवर्तन हो ही गया है तो नीतीश जी आपकी सरकार को मैं आपकी सरकार नहीं मानता, मैं इसे तेजस्वी सरकार की आपको मनोनीत मुख्यमंत्री मानता हूं। आपकी सरकार में मनोनीत तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानता। ये मेरे विचार हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि सही। एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के रूप में क्या जॉइंट अपोजिशन जो है, संयुक्त विपक्ष जो है, वो नरेंद्र मोदी के सामने कोई चैलेंज खड़ा करने के प्रयास में है क्या? अब मैं आपको इसका जवाब क्या दूं? मैं आपको एक बात बताई, आज हिंदुस्तान अगर चीन से लड़े तो समझ में आता है, पर लंका चीन को चुनौती दे तो लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे? क्या हैसियत है लंका की? क्या है हैसियत? मैं कहता हूं इस देश के प्रांत का कोई भी नेता मुख्य प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में सामने आएगा ही नहीं। अगर मोदी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर कोई आती तो केवल कांग्रेस आती, और इस बात को स्पेल कर लिया सोनिया जी ने। सोनिया जी को अंदाज हो गया कि नीतीश कुमार का अगला कदम अपने आप को प्रधानमंत्री पद का कंटेस्टेंट बनाने का होगा। जीतने का तो सवाल ही नहीं है, जमाने जब होगी। ऐसी मुझे हालत हुई थी जो यशवंत सिन्हा की गुरमू के सामने चुनाव में हुई है, ऐसा होगा नहीं। आप बताइए मुझे, कौन सा प्रांतीय पार्टी नीतीश को एक्सेप्ट करेगी? क्या ममता जी से एक्सेप्ट कर सकती है? क्या केजरीवाल जी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार के साथ बिहार के एमपी आ जाएंगे, और चूंकि अब उन एमपी की संख्या में विभाजन होगा और तेजस्वी अपना हिस्सा मांगेगा, तो 20-22 एमपी के मालिक होंगे नीतीश कुमार जी। 20-22-25 एमपी का आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो बन नहीं सकता। इसलिए नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था, कल भी कहा, परसों भी कहा, आज कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ के रूप में सूट का गांठिया मिल गया है। इसमें पंसारी की दुकान नहीं लगती है। एक सूट का गांठिया अकेला गांठिया होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कई प्रांतों में स्वीकृति चाहिए। आज भी चाहे सारे प्रांत कांग्रेस हार जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने के लिए अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार ढूंढेगी तो केवल और केवल कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। वो राहुल गांधी हो सकता है, प्रियंका हो सकती है, सोनिया जी हो सकती है, इस झगड़े में नहीं पड़ता। पर एक बात तय है कि नीतीश के सामने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का जो भी दावेदार बन के आएगा, वो वही व्यक्ति होगा जिसकी राष्ट्र में पहचान होगी, राष्ट्र में परिचय होगा। ऐसा आदमी नीतीश कुमार को हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, असंभव मात्र है। राइट। तो राजनीति के चक्र हैं, हो सकता है कि ये जो विपक्षी दल हैं ये सब लसपस से ही पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी की भी केंद्रीय राजनीति में तो कोई पहचान उस तरह की दिखती नहीं है, शरद पवार भी वैसे ही पड़े हुए हैं। इधर आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो वो भी मोदी की टक्कर में प्रधानमंत्री के तौर पर तो उसका भी कोई मामला नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि पहले की तरह कोई
यूपीए टाइप का कोई धड़ा बनता है और उसमें नीतीश कुमार की कोई बात कांग्रेस भी मान ले, ममता बनर्जी भी, शरद यादव भी यदि प्रोजेक्ट कर देते हैं। हाँ, सुभाष जी, यूपीए का एक हिस्सा तो बन सकते हैं, पर प्रधानमंत्री का किस्सा नहीं बन सकते। यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी नीतीश को सौंप देगी। सोनिया गांधी कम होशियार है क्या? शी इज वेरी इंटेलिजेंट पावरफुल लेडी। वो जानती है कि आज देश के अंदर कार्यकर्ताओं की संख्या जोड़ी जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ताओं के गणित के आगे नीतीश जी तो 10% भी नहीं है। 10% ममता नहीं है, 5% केजरीवाल नहीं है। पंजाब का आप पार्टी का नेता और 2 स्टेट का होने के बाद ही 15 एमपी से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति है तो सोनिया जी यूपीए का नेतृत्व किसको सौंपेगी? जो यूपीए का नेतृत्व करेगा वही तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने उम्मीदवार बनेगा। वो उम्मीदवार केवल और केवल कांग्रेस दे सकती है, चाहे कांग्रेस किसी प्रांत में आए या न आए। राष्ट्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या कई करोड़ों में है, जबकि नीतीश के समर्थकों की संख्या कई हजारों या लाखों में ही हो सकती है। इसलिए नीतीश जी को ये कल्पना छोड़ देना चाहिए और नीतीश जी को किसी हालत के अंदर तेजस्वी के साथ मीठा बोलकर उनकी चमचागिरी करते हुए, उनको सलाम करते हुए मुख्यमंत्री पद बचा लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तेजस्वी की आंख की प्रगुटी बदल जाएगी और भाजपा मुस्कुरा देगी, उस दिन नीतीश कुमार जी आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहोगे। राइट। एक और मुद्दा देश में इस वक्त चर्चा का विषय चल रहा है और वो मुद्दा है अवैध रूप से घुसपैठ करके रोहिंग्या मुसलमानों का। इसको लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत सरकार के, केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय आपस में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा हैं, सुरक्षा के लिए खतरा है और इनको वापस से भेजा जाना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बारे में क्या कदम लेना चाहिए? बंगाल के चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों का कर्तव्य, कर्म और एक्शन देखकर बिना सोचे बिना समझे, सोचने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इन्हें बांग्लादेश के जो आए हुए हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक मानते हुए भारत छोड़ने का आदेश देना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये देश के भक्त नहीं, ये कौम के भक्त नहीं, ये समाज के भक्त नहीं, ये राष्ट्र के भक्त नहीं, ये राष्ट्र के वफादार नहीं, ये राष्ट्र के स्वामी भक्त नहीं। मुझे बड़ा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तबका दूसरे तबके के विरोध में है। सोचने की जरूरत नहीं है सुभाष जी। बिना सोचे समझे रोहिंग्या मुसलमानों को परदेशी, आयातित, इंपोर्टेड, इम्पोज और यूजलेस मानते हुए भारत से जाने का आदेश देना चाहिए। इनकी 1 इंच जगह भी, 1 इंच भूमि भी भारत और बंगाल की इनको नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें देश में नहीं बसने देना चाहिए, इनकी विदाई हो जानी चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए। इसी में देश का भला है, इसी में राष्ट्र का भला है, इसी में समाज का भला है, इसी में सनातन विचारधारा का भला है, इसी में भारतीय जनता पार्टी का भला है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि रोहिंग्या मुसलमानों की न भूतो न भविष्यति इस देश में कोई जगह नहीं होगी। राइट। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, नीतीश जी किसी कीमत पर तेजस्वी को नाराज मत करना। तेजस्वी का एक इशारा आपको कर देगी सरकार से किनारा। आपका एक ही कर्तव्य है, यंग होते हुए भी आपको तेजस्वी को राजी रखते हुए मुस्कुरा करके अपनी कुर्सी बचानी चाहिए, क्योंकि कुर्सी बचाने के अलावा अब आपके पास में कद तो बचा नहीं है, पद ही पद बचा है। पद चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मेहरबानी करके इसको बचाइए। राइट। तो आपने सुना चंद्रराज सिंघवी को, राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री और लगभग 6 दशक का राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव। किस तरह के अनुभव हैं, किस तरह की राय है, देश के लिए क्या सोच है, यह आपने जानी। चंद्रराज सिंघवी, आपका बहुत बहुत आभार। सुभाष जी, आप सच्चाई कहने की प्रेरणा देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो यह था आज का हमारा प्रोग्राम। और जैसा कि हमने प्रोग्राम में एक इश्यू को टच किया है, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अवैध रूप से घुसपैठ करके म्यांमार से ये लोग आए हुए हैं देश में, और म्यांमार में रहने वाले शांतिप्रिय बुद्ध धर्म के लोगों के ऊपर जिस तरह के इन लोगों ने अत्याचार किए और जो हिंसा फैलाई वहां पर,
और जो कि यहाँ पर भी दिखाई देती है। ये आप देख लीजिए, आपके इर्द गिर्द में कई जगह इस तरह की हिंसा दिखाई देती है, वहाँ पर भी हुई और बुद्ध कई सालों तक प्रताड़ित रहे। इसके बाद वो एक हुए और इनकी नागरिकता वहाँ छीनी गई और नागरिकता छीनने के बाद में ये वहाँ से भागे हैं और भागकर बांग्लादेश में भी आए हैं, कुछ पाकिस्तान में भी घुस गए हैं, कुछ भारत में भी घुसे हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए वहाँ इनका डाइजेस्ट करने का जो मसला है वो ठीक ही है। भारत के हिसाब से ये है कि भारत में, वैसे तो भारत में विश्व की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वो भारतीय मानती है अपने आप को, लेकिन रोहिंग्यास के साथ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम्स हैं और रोहिंग्यास को लेकर लगभग भारतीय जनता पार्टी में एक सोच है कि रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना चाहिए। अब बात यह आती है कि अचानक से ये विरोधाभासी स्थिति क्यों आई है। इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस थॉट प्रोसेस के, या सेकुलर जिसको कहते हैं, वो उस थॉट प्रोसेस के लोग बहुत सारे गए हुए हैं और जिनका एक सेट पैटर्न है सोचने का, सर्वधर्म संभाव, डाइवर्सिटी वाला कंट्री है और हम अतिथि देवो भव की भावना से काम करते हैं, शरणार्थियों को हम हमारे दिल में जगह देते हैं। इस तरह की जो हमारा एक पैटर्न शुरुआत से चला रहा है, जो एक तरह का थोपा हुआ सा पैटर्न लगता है, वही पैटर्न कुछ इस सरकार में भी लोग गए हुए हैं। तो ये जो विरोधाभास आपके सामने है वो इस वजह से भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी खालिस अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ने में फंस जाती है इन लोगों की वजह से, और ब्यूरोक्रेसी भी जो है उसमें भी वो जो सोच काम कर रही है पुरानी, जिसमें कि गंगा जमनी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस तरह की जो बातें थी, बातें बहुत अच्छी हैं ग्राउंड लेवल पर। यदि ऐसा हो जाए जैसा कि आज़ादी के वक्त में चल रहा था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे और गांधी जी तो ईश्वर अल्लाह एक तेरो नाम ही बता रहे थे, लेकिन कहाँ माना गया, माना नहीं गया और देश के टुकड़े हुए। इसके बाद आज भी देख लीजिए आप, चूंकि जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सक्लूसिव है, वो सामंजस्य की गणित जानता नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। आरएसएस को सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन माना जाता है भारत में ही नहीं, जहां भी इंडियन डायस्पोरा रहता है वहां पर भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को अपनी जो घोषित नीतियां हैं, जिनको लेकर वो आगे बढ़ी, जिनको लेकर वोट उनको मिला, और साथ ही इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये वोट बैंक खिसकता है, जैसा कि कांग्रेस से भी खिसका है, एक जमाने में कांग्रेस को भी पूरे वोट मिला करते थे लगभग, और कई दशकों तक मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों को ऐसा लगे कि आप चश्मा चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी वही हैं जो कि पहले के लोग थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे इसमें आचरण में कितना सुधार होता है। आपने सुना हमारा प्रोग्राम, ज्वाइन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।